अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। इस एग्ज़ाम के दौर में हम अपने आप को कैसे टेंशन मुक्त रखें, कन्फ्यूजन से कैसे बचें और अपनी तैयारी को बिल्कुल चरम सीमा पर कैसे पहुंचाए रखें और एग्जामिनेशन में कैसे बेटर मार्क्स को प्राप्त करें, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। आप सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट एग्ज़ाम अभी चल रहा है ना। 10 फरवरी तक उनका एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद जो है 14 फरवरी से 10th क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, है ना। तो इंटरमीडिएट क्लास का तो एग्ज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। अब बच गया 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो है। अभी एग्ज़ाम जब करीब होता है तो हम भली भांति जानते हैं कि बच्चों के माइंड में क्या क्या बातें चलती हैं, ठीक ना। कितना वो जो है निगेटिव में चले जाते हैं या कॉन्फिडेंस लेवल उनका कितना गिर जाता है कभी कभी, या अपने आप पर जो है विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमसे ये इतना हो पाएगा, इस सब्जेक्ट को हम अच्छा से क्वालिफाई कर पाएंगे या हमारा रिजल्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तरह तरह की बातें जो हैं माइंड में चलती रहती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि अगर आपने अच्छा से तैयारी की है ना, तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, ये माइंडसेट कर लीजिए, ठीक ना। अगर आपने अच्छा से क्लास किया है, नोट को पढ़ा है, उसके अलावा जो बुक्स पर ध्यान दिए हैं, कंटिन्यू क्लास किए हैं, तो मेरे ख्याल से आपका पेपर भी बहुत बढ़िया जाएगा और रिजल्ट में भी बेटर मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे, है ना। तो ये माइंडसेट बना लीजिए कि टेंशन जो है नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, है ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। अब तो बिल्कुल कम टाइम है आपके पास, एक सप्ताह से भी लगभग जो है कम टाइम है ना। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको कुछ अब नया नहीं करना है, आपको कुछ नया नहीं सीखना है, किसी नए टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को मेंशन किया था कि आप नए चीज़ को नहीं पढ़ना है, आप बस वही चीज़ को मेंशन करिए या उसको रिवाइज करिए जो पीछे आप पढ़ लिए हैं, उसको क्विक रिवाइज करिए, बस उसको फास्ट एंड फास्ट जो है रिवाइज करिए, पढ़ते जाइए, है ना। तो ये आपको करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक को मेंशन कर लीजिए। देखेंगे कि किस टॉपिक में अभी भी आपको जो है थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ना, थोड़ी सी परेशानी आपको होती है। उस टॉपिक को जो है आप टिक आउट करके बार बार उसके क्वेश्चंस को और उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास आपको करना है ना। एग्जाम के पीरियड तक, मतलब जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है उसके पहले तक आपको जो है उस क्वेश्चन को बार बार देखना है। उम्मीद है कि आपका वो भी टॉपिक जो है मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में कंटिन्यू अगर आप उसको रखेंगे तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करना है, आपका हिंदी, नॉन हिंदी, संस्कृत है और साइंस है, सोशल साइंस है, इन सभी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, उसको जो है 1-2 दिन लगातार उसको रिमार्क करके अगर आप रिवाइज करेंगे तो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। ये दूसरी बात। उसके बाद क्या है कि निगेटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। अपने आप को यूँ समझो कि ना एग्जाम में हम ही बेहतर हैं, हमारा ही एग्जाम बेहतर जाएगा। ये माइंडसेट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपको कहीं से छोड़ना नहीं है सर, कहीं से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होल्ड हो रहा है और बिहार बोर्ड इतना इजी सिलेबस आपको किसी भी बोर्ड का नहीं मिलेगा। अब ये बात को समझिए कैसे, आप भी भली भांति समझते हैं कि बिहार बोर्ड ने आपको 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता है। यू मीन मतलब अगर आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन देता है। अब बताइए 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता है और 100 में केवल 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। तो इतना इजी है, आप समझिए वाकई में कितना इजी है। इसमें भी अगर आपका नंबर जो है, मार्क्स अगर बेहतर नहीं बन पाते हैं तो कहीं ना कहीं से दिक्कत वाली बात वाकई में है ना। तो आपको इस मैटर को या इसके अंदर छिपी हुई रहस्य को जानना है कि हम किस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूरा 50
हम कर पाएँ, पूरा 50 में 50 हम कर पाएँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम संस्कृत की बात करते हैं या हिंदी व्याकरण की बात करते हैं या लिटरेचर सब्जेक्ट इंग्लिश की ही बात करते हैं, है ना, तो अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, बोर्ड के द्वारा पूछना है ना, जिसमें 50 जो है सब्जेक्टिव होगा, 50 सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए सब ऑब्जेक्टिव की हम पहले बात करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव 50 है तो इसका मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड इंक्लूड करेगा, मतलब 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अब देखिए जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट होता है ना, उसमें क्या है कि व्याकरण और जो किताब हम पढ़ते हैं जिसको गद्य भाग और पद्य भाग में खंडित किया गया होता है ना, इन दोनों से जो है 60x40 मतलब 60 और 40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। 60% आपके व्याकरण से होता है, 40% उसके बुक से होता है, मतलब कविता वाला पार्ट से, सेक्शन से, और कहानी ये इस वाले मतलब गद्य वाले भाग से, है ना। तो अब देखिएगा तो 60% उससे हो गया, अब 40% आपके किताब से हो गया। तो अगर 50 नंबर की बात करें हम तो 50 में ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर का अगर आपका एग्जाम देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो क्वेश्चन देगा 100, और 100 में अगर हम ऑब्जेक्टिव अलग अलग बांटेंगे व्याकरण और किताब के तो 100 में 60 क्वेश्चन व्याकरण के हो गए और 40 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण, ये हिंदी बुक के हो गए। अगर मान लीजिए कि आपका व्याकरण ठीक नहीं है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर व्याकरण हमको समझ में नहीं आता है या व्याकरण टफ होता है, सर कैसे इसका हम कर पाएँ कि बेहतर नंबर हो पाए, तो आप तो जानते हैं कि 100 में 40 क्वेश्चन तो आपके बुक से हो गया। तो अगर आपका बुक ठीक है, बुक के ऑब्जेक्टिव को आप बढ़िया से देखे हैं, कहानी को अगर बढ़िया से माइंडसेट किए हुए हैं तो 100 में आपका 40 बुक से हो गया तो उस 40 को तो हैंडल कर पाएंगे आप। अब आपको 85 क्वेश्चन का आंसर देना है ना, तो 40 जब हैंडल कर पाए तो 10 आपका बच गया। तो क्या 10 क्वेश्चन आप व्याकरण से नहीं दे सकते हैं क्या? इतना इजी क्वेश्चन, उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही रहता है, तो आपको मात्र 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से देना होता है। तो 40 को हो गया आपका बुक का और 10 हो गया आपके व्याकरण का। इस तरह आप हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, है ना। केवल अगर आपका बुक वाला पर्सन ठीक है तो यहाँ पर आपका नंबर बेहतर हो सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैथमेटिक्स की भी अगर थोड़ा देर के लिए हम बात सोचें, अगर मैथ सभी चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ ही चैप्टर पढ़ पाए हैं, मान लीजिए कि 8 ही चैप्टर पढ़ पाए हैं या 10 ही चैप्टर पढ़ पाए, वो 10 चैप्टर को अगर बढ़िया से कर पाए हैं ना, तो मान लीजिए कि अगर बाय द वे हम 10 चैप्टर की बात करते हैं, बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 चैप्टर से अगर 40 नंबर का क्वेश्चन उसमें एग्जाम में देता है, तो अगर 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता है तो आपके एग्जाम में 40 के बदले कितना क्वेश्चन देगा? 80 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो अगर उस 10 क्वेश्चन को बढ़िया से कर पाए हैं तो 80 नंबर का तो उसी से आप बना पाइएगा, 20 नंबर बाकी टॉपिक से नहीं बना सकते हैं क्या, है ना। तो इस तरह आपको करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से देगा ना जी, अब वो तो बाउंडेड नहीं रहता कि इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट हटा दीजिए कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पढ़े हैं उसको बेहतर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और आपका उसको जो है प्रिपरेशन करते रहिए, है ना। हर पेपर आपका जो है, हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर है एग्जामिनेशन आपका बेहतर जाएगा, आपका अंततः रिजल्ट भी बेहतर आएगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये हिंदी, संस्कृत और नॉन हिंदी और इंग्लिश के बारे में बता दिए, मैथमेटिक्स के बारे में बता दिए। साइंस और सोशल साइंस में देखिए, अब देखिए साइंस में जो है, साइंस आप जानते हैं कि कंसेप्चुअल चीज़ है, साइंस के क्वेश्चन भी आसानी आते हैं और उसका तो एक लिमिट होता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, बस इतना पूछा 2 नंबर में, तो आपको बस 2-3 लाइन में उसका आंसर लिख देना है ना। तो फिक्स है, ये तो कहानी जैसा बना के इसको तो लिख नहीं सकते हैं, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम इसका आंसर होगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस तो कंसेप्चुअल चीज़ है, इसमें बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, इसको एकदम जो आप जानते हैं उस चीज़ को लिख दीजिए, जैसे क्वेश्चन कहता है उस तरह लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइंस में आपका हो जाएगा, कंसेप्चुअल चीज़ है, उसको अपने हिसाब से बना करके लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल बनाइए, नहीं आता है तो टेंशन नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करिए। हाँ, सोशल साइंस में
देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। ये मतलब 3-4 मतलब छोटे छोटे मतलब जो है विषय को मिला करके सोशल साइंस विषय बनाया जाता है। तो इसमें सभी टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आपको बताया भी क्या होगा, टीचर जो है टोटल बुक को नहीं पढ़ाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन को जरूर डील कराता है, बस उस पर ध्यान दे दीजिए। और इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, अब पिछले साल के क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर को आप दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए, और आपके एग्जाम में बढ़िया आपका जो है परफॉर्मेंस हो जाएगा, अंततः आप एग्जाम में आपका नंबर भी बढ़िया हो पाएगा, है ना। तो आपको कहीं से टेंशन नहीं लेना है। हम समझते हैं कि एग्जाम के समय में जो है कोई भी बच्चा कितना भी प्रिपरेशन क्यों न किया हो, टेंशन जरूर हो जाता है, इसलिए आपको टेंशन कहीं से नहीं लेना है। आपको बस रिवाइज करना है, समय से खाना है, बस रिवाइज करना है, ओनली रिवाइज करना है। मैथ के क्वेश्चन को बनाते जाना है, जो दिक्कत वाली है, दिक्कत वाली नहीं है उसको बनाना भी नहीं है, उसके फार्मूले के एक बार बार देखते रहना है। केमिस्ट्री में जो फार्मूले हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं, उनको भी देखते रहना है ना। फार्मूले एकदम याद रखेंगे। मैथमेटिक्स में फार्मूला को देखते रहना है, साइंस में भी जो है ये केमिस्ट्री के अणुसूत्र को ध्यान देते रहना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को। उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहना है आराम से, बायोलॉजी के तथ्यों को याद करते रहना है। सोशल साइंस के लिए क्वेश्चन बैंक, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, ठीक ना। तो ये सब कर सकते हैं आप एग्जाम के लास्ट में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल माइंड सेट नहीं करिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये दिक्कत हो सकता है, हमको इसमें डर लगता है। कुछ डर नहीं लगता है, आप माइंड से नेगेटिविटी हटाइए, एकदम माइंड को पॉजिटिव करिए, है ना। अपने आप पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, है ना। और याद रखिए एग्जामिनेशन में जब भी बैठेंगे आप, किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब आंसर दीजिएगा तो उसमें 2 बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक तो चीज़ जो है आप की जो है लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिखावट को बेहतर करिएगा, है ना। बेहतर तरीके से आप फास्ट ही लिखिएगा, लेकिन उसको बना करके लिखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा करेक्टनेस पर ध्यान दीजिएगा, शुद्धता होनी चाहिए। इसके ये चीज़ जो एग्जामिनर देखता है ना कि आपने साफ सुथरा लिखा है, थोड़ा सा अच्छा बना करके लिखा है, और दूसरी बात शुद्ध लिखे हुए हैं, तो एग्जामिनर वाकई में पहली बार ही खुश हो जाता है और मन मुताबिक आपका नंबर देते चल जाता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा काट कूट करने का प्रयास नहीं करिएगा, जो लिखिएगा वो फ्रेश लिखिएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में जरूर आया होगा, है ना। और आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, है ना, और रिवाइज पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, मस्ती रहिए, है ना। एग्जाम आपका बेहतर जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद है। माँ शारदे से मेरा भी जो है विनती है कि आप लोग एग्जाम बेहतर जाएं और अच्छे नंबर प्राप्त करें एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।